यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह जब समय पीछे मुड़ता है तो इतिहास स्वयं सामने आ जाता है। दिसंबर 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की एक बिल्कुल सामान्य सी उड़ान फ्लाइट IC 814 अचानक से आतंक के साए में आ जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक ऐसा राष्ट्रीय संकट था जिसने भारत को, आप कह सकते हैं, घुटनों पर ला दिया था। तो आज हम उसी एक हफ्ते की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो आतंक से, मुश्किल बातचीत से और ऐसे फैसलों से भरी थी जिनका कोई आसान जवाब नहीं था। तो सोचिए, जगह है कंधार, अफगानिस्तान। समय दिसंबर 1999, क्रिसमस का हफ्ता। कंधार उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे हॉस्टाइल हवाई पट्टियों में से एक मानी जाती थी। और कंट्रोल किसका था? तालिबान का। बस यहीं पर, इसी जगह पर 176 पैसेंजर्स और क्रू की किस्मत का फैसला होना था। वो लोग जो 8 दिनों तक बंधक बने रहे। और उस माहौल को, उस प्रेशर को चीफ नेगोशिएटर अजीत डोभाल के ये शब्द बिल्कुल साफ कर देते हैं। मतलब भारतीय टीम शुरू से ही एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी जहां से जीतना तो दूर, निकलना भी मुश्किल था। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये तो हर तरफ से दबाव की एक भट्ठी थी जिसमें वो झुलस रहे थे। और यहीं से शुरू होता है कंधार का वो गतिरोध, एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी नतीजा जीत नहीं हो सकता था। सोचिए, इंडियन टीम के लिए चैलेंज सिर्फ हाईजैकर्स नहीं थे। उन्हें एक तरफ तो इन अपहरणकर्ताओं से डील करना था, दूसरी तरफ तालिबान का शत्रुतापूर्ण शासन था, और इन सबके ऊपर अपने ही देश में, भारत में, लोगों का बढ़ता हुआ प्रेशर। और ये जो पावर इम्बैलेंस था ना, वो जमीन आसमान का था। आप देखिए, एक तरफ थे भारतीय नेगोशिएटर्स, पूरी तरह से असुरक्षित, दुश्मन की जमीन पर बिना किसी सिक्योरिटी या सपोर्ट के। और दूसरी तरफ थे हाईजैकर्स, वो बिल्कुल सुरक्षित थे। उन्हें तालिबान का पूरा सपोर्ट था, खाना, दवाइयाँ, सब कुछ मिल रहा था। और तो और ISI उन्हें भारत में क्या चल रहा है इसकी मिनट दर मिनट की इंटेलिजेंस दे रही थी। मतलब प्रेशर में कौन था? सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? ये प्लेन, ये यात्री इस भयानक स्थिति में पहुंचे कैसे? चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उस पूरी टेरर जर्नी को समझते हैं जिसने उन्हें कंधार पहुंचा दिया। तो कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर को। प्लेन काठमांडू से टेक ऑफ करता है और बस कुछ ही देर में हाईजैक हो जाता है। प्लेन अमृतसर में लैंड करता है, जहां माना जाता है कि संकट को खत्म करने का एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया। वहां से प्लेन को लाहौर ले जाया गया, फिर दुबई में एक छोटी सी राहत मिली जब 27 बंधकों को छोड़ दिया गया। लेकिन वहीं पर रूपिन कटियाल नाम के एक पैसेंजर की बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। और फिर 25 दिसंबर को प्लेन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचता है, कंधार, अफगानिस्तान। और यहीं से शुरू होता है वो 8 दिनों का लंबा गतिरोध। तो अब हम आते हैं इस संकट के बिल्कुल सेंटर में। वो थी नेगोशिएशन की स्ट्रैटेजी, जिसे लीड कर रहे थे अजीत डोभाल। ये कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी जी, नहीं। ये तो दिमाग का एक टैक्टिकल बैटल था, एक दिमागी जंग, जहां बोला गया हर शब्द, लिया गया हर फैसला सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। देखिए, हॉस्टेज नेगोशिएशन का जो असली मतलब है उसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, ये कोई डिप्लोमेटिक डिस्कशन नहीं होती, ये एक टैक्टिकल मूव होता है। इसका मकसद होता है बस किसी तरह समय निकालना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, जाने बचाना और साथ ही साथ सामने वाले को यानी हाईजैकर्स को थका देना। तो इस हिसाब से नेगोशिएटर्स के 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला और सबसे जरूरी, जाने बचाना। किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, टाइम खरीदना, सरकार को इतना वक्त देना कि वो किसी भी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर सकें। और तीसरा था इंटेलिजेंस गेन करना, मतलब ये पता लगाना कि हाईजैकर्स कितने हैं, उनके पास हथियार क्या हैं, उनका मोराल कैसा है और वो असल में चाहते क्या हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। ये हाईजैकर्स कोई नौसिखिए नहीं थे, वो बहुत शार्प थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब भी भारतीय टीम वक्त खींचने की कोशिश करती, वो तुरंत भारत के ही पुराने हॉस्टेज केसेस का जिक्र ले आते। मतलब वो ये दिखा रहे थे कि देखो, हमें सब पता है, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तो एक तरफ कंधार में ये दिमागी जंग चल रही थी और दूसरी तरफ दिल्ली में सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, हर तरफ से। फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जो भी रास्ता चुनते उसके नतीजे बहुत गंभीर होने वाले थे।
और सवाल सिर्फ एक था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्या सजा पाए हुए आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए या फिर 176 बेगुनाह लोगों की जान को दांव पर लगा दिया जाए? एक तरफ देश के सिद्धांत थे और दूसरी तरफ अपने ही नागरिकों की जिंदगी। सरकार को इन्हीं दो के बीच एक नामुमकिन सा चुनाव करना था। हाँ, इस लंबी बातचीत का एक फायदा जरूर हुआ। हाईजैकर्स की जो मांगे थीं वो काफी कम हो गईं। शुरू में वो 36 आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन कैश मांग रहे थे, लेकिन नेगोशिएशन के बाद वो सिर्फ 3 आतंकवादियों की रिहाई पर आ गए। बाकी मांगे उन्होंने छोड़ दी। कह सकते हैं कि ये बातचीत की छोटी पर बहुत अहम कामयाबी थी। लेकिन इसी दौरान भारत के अंदर माहौल बहुत बिगड़ रहा था। मीडिया में 24 घंटे कवरेज चल रही थी। पैसेंजर्स के रिश्तेदार सड़कों पर थे, इमोशनल प्रोटेस्ट हो रहे थे, और इस सब ने सरकार पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया था कि उनके पास सोचने समझने के ऑप्शंस और भी कम होते जा रहे थे। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची। तारीख थी 31 दिसंबर 1999, नए साल की पूर्व संध्या। एक समझौता हो गया, यात्रियों की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जैसा कि हमने कहा, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और वो कीमत थी इन 3 आतंकवादियों की रिहाई। पहला नाम मौलाना मसूद अजहर, दूसरा उमर सैयद शेख और तीसरा मुश्ताक अहमद जरगर। ये वो 3 नाम थे जिनका असर भारत की सिक्योरिटी पर आने वाले कई सालों तक पड़ने वाला था। अजीत डोभाल एक बहुत मार्मिक किस्सा बताते हैं जो उन बंधकों के गहरे सदमे को दिखाता है। वो बताते हैं कि जब वो प्लेन के अंदर गए और पैसेंजर्स से कहा कि आप सब आज़ाद हैं, तो उन्होंने उनसे भारत माता की जय बोलने को कहा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। सब इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे। इससे पता चलता है कि आतंक का जख्म कितना गहरा होता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और मोड़ आया, जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। वो ये कि भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री खुद उन आतंकवादियों को लेकर कंधार गए थे। खुद चीफ नेगोशिएटर अजीत डोभाल ने इसे एक बहुत बड़ा और गैर जरूरी सिक्योरिटी रिस्क माना था। उनका मानना था कि इतने बड़े अधिकारी की मौजूदगी हाईजैकर्स को और बढ़ावा दे सकती थी। तो हाईजैकिंग खत्म हुई, यात्री घर लौट आए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कंधार में जो फैसले लिए गए, उनकी एक कड़वी विरासत थी, एक ऐसा असर जो आने वाले कई सालों तक भारत को झेलना पड़ा। और इसका सबसे सीधा और सबसे खतरनाक नतीजा था मसूद अजहर। रिहा होने के फौरन बाद उसने जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन बनाया, और यही वो संगठन था जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया था। ये उस दिन की रिहाई की सीधी कीमत थी जो देश ने चुकाई। और आखिर में अजीत डोभाल के ही शब्दों में इस पूरी घटना का सार छुपा है। वो कहते हैं कि एक प्रोफेशनल के तौर पर तो उन्होंने शायद वो किया जो उस वक्त सबसे बेहतर था, लेकिन एक राष्ट्रवादी के तौर पर उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि भारत वो नहीं कर सका जो एक ताकतवर देश को करना चाहिए था, क्योंकि देश का मनोबल वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। जब आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन हो ही ना, तो एक देश की ताकत किस चीज़ से मापी जाती है? अपने लोगों की जानें बचाने से या फिर अपने सिद्धांतों पर टिके रहने से? IC 814 की कहानी इसका कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें और आपको इन मुश्किल सवालों पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। समय कभी रुकता नहीं है, ये बस आगे बढ़ता रहता है, और हर अंत के बाद एक नया सफर शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस और फैक्ट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @timetravel AI.